हेलो बच्चों, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 17 एंड आई होप दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस टॉपिक खत्म। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस स्टार्ट होगा। आज का लेक्चर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर एंड शेल्स का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर और शेल्स निकालना सीखा, उसका कॉन्सेप्ट सीखा, कैसे गॉस लॉ अप्लाई करते हैं ये देखा, कैसे क्यू इनसाइड निकालते हैं ये सीखा। आज के लेक्चर में हम इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड प्रीवियस ईयर आईआईटी के प्यारे प्यारे सवाल लगाएंगे। आज का लेक्चर समझने के लिए आपको पार्ट 1 देखा होना चाहिए, ठीक है। बाहुबली 1 नहीं देखोगे तो 2 में इंटरेस्ट कैसे आएगा ना। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, पहले पता चले कटप्पा कौन बाहुबली। तो पार्ट 1 देख के आएंगे तो इसमें ज्यादा मजा आएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे। जेई 2014 एडवांस में बहुत ही अच्छा सवाल आया इसका। 2008 में बहुत ही खूबसूरत सवाल है, बहुत ही अरे कितना खूबसूरत है, पैसेज सवाल 12 नंबर का। 2016 मेंस में सवाल आया। 2012 में सिलेंडर और स्फीयर मिला के सवाल आया, है ना। तो इसमें बढ़िया गॉस लॉ का एप्लीकेशन करना है। तो मेरी आप लोग को यही सजेशन रहेगी क्या कि प्यार में मत पड़ना। अरे ये सजेशन नहीं, ये सजेशन रहेगी कि वीडियो को बीच बीच में पॉज करना और जब सवाल आए तो उसको पहले खुद से सॉल्व करना, है ना, और उसके बाद सोल्यूशन देखना। जब भी मैं सवाल लिखूं पॉज करके ट्राई करना, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट ट्राई करना, ठीक है। क्योंकि तुम्हारा सपना बड़ा है ना, जेई का सपना है, तो ट्राई करना, बनेगा सवाल। चलिए मैं एक बार आपको पहले जल्दी से वो सारे कंसेप्ट तो रिवाइज करा देता हूँ, कम से कम फॉर्मूले बता देते हैं आपको कि क्या क्या फॉर्मूले लगे थे। तो मेरा नाम वही पुराना अलग पांडे और चैनल भी आपका वही पुराना फिजिक्स वाला। सर वी लव फिजिक्स वाला, मी टू। तो देखो हम लोगों ने 2 तरह के स्फीयर्स पढ़े थे। एक पढ़े थे हॉलो स्फीयर्स, ठीक है, हॉलो स्फीयर्स जिनको हम थिन शेल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। खोखले स्फीयर या उन्हीं को हम शेल्स बोलते थे, खोखले स्फीयर को शेल। अच्छा, इसमें भी 2 कैटेगरी थी, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। और हमने पढ़े थे सॉलिड स्फीयर्स। तो यहां पे हम सॉलिड कंडक्टिंग सिर्फ ले रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये 3 स्फीयर की प्रॉपर्टी सेम होती थी। किसकी किसकी? हॉलो स्फीयर चाहे कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, 1 2 हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, इनकी प्रॉपर्टी सेम थी। प्रॉपर्टी क्या थी कि चार्ज इनका हमेशा सरफेस पे होता था। इनकी एक प्रॉपर्टी सेम थी कि चार्ज हमेशा सरफेस पे होता था, चार्ज ओनली एट सरफेस। बस फॉर्मूला डिस्कस करेंगे जल्दी से, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। और दूसरी कौन सी कैटेगरी थी? दूसरी थी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इसको हम और क्या बोलते हैं? इसको हम डाई इलेक्ट्रिक भी बोलते हैं, नॉन कंडक्टिंग को। तो सॉलिड स्फीयर अगर कंडक्टिंग है तो चार्ज कहां पे होगा? सरफेस पे। और नॉन कंडक्टिंग है तो क्या डिफरेंस होगा? चार्ज इन होल वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम में चार्ज फैल जाएगा। अब हम 2 केस लिए थे। क्या केस लिए थे? हमने स्फीयर के रेडियस को कैपिटल R माना था और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी स्मॉल r डिस्टेंस पे। स्मॉल r कहां से लिया था? सेंटर से। तो हमने एक केस लिया था कि इनसाइड क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेयर r इज लेस देन r, और आउटसाइड क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेयर r इज ग्रेटर देन r। पहले आउटसाइड की बात करते हैं। आउटसाइड में यहां आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। सिंपल। r क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द पॉइंट, बाहर का पॉइंट। कैपिटल R से बड़ा है मतलब स्फीयर से बाहर चले गए। समझ रहे हैं? ये स्फीयर है, r यहां पे, तो आउटसाइड हो गया, और ये स्फीयर का रेडियस कैपिटल। हमने इसमें देखा यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर। यस, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा, सेम। यानी आउटसाइड में आपके पास 4 में से कोई भी स्फीयर हो तो फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर। r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर टू द पॉइंट। क्लियर? चाहे सॉलिड कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग, आउटसाइड का एक ही फॉर्मूला है। टोटल चार्ज जो स्फीयर के ऊपर है q डिवाइडेड बाय r। इनसाइड में सुनो कि इस केसेस में, इन 3 केसेस में
इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी और इस पर्टिकुलर केस में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 1/4πε0 Q अपॉन कैपिटल R क्यूब इंटू स्मॉल r। वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? बॉक्स नहीं बनाते हैं। क्लियर है यहां तक? तो इनसाइड में यहां पे होती है 0 और वहां पे 1/4πε0 Q बाई कैपिटल R क्यूब इंटू स्मॉल r। आउटसाइड में दोनों का फॉर्मूला सेम, Q इज द टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर। ये भी बता दें कि यहां पे हमने ये अज्यूम किया है कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जेई में जो सवाल आएंगे उसमें नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो वहां क्या कंसेप्ट लगाना है पिछले लेक्चर मैंने सिखाया, अभी फिर सिखाऊंगा। हमने क्या माना है कि चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज मतलब चार्ज हर जगह बराबरी से बना हुआ है, जितना चार्ज यहां उतना यहां पूरे वॉल्यूम में, यहां वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, कहीं पे चार्ज कम कहीं पे ज्यादा, और जेई में आया है सवाल, वो भी करेंगे। तो इतना आप नोट कर ले, फिर हम शुरू करते हैं सवाल। पहले हम लेते हैं एकदम सिंपल सवाल 2014 एडवांस का। चलिए इसको मिटा रहे चलिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अलक पांडे। चलिए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहला सवाल लेते हैं जेई 2014 एडवांस का। और सवाल मैं लेके आया हूं, देखो बच्चों मैं तुम्हारे लिए कितनी प्यारी प्यारी चीज लेके आया हूँ। खुशी से फूले नहीं समा रहे बच्चे। वाओ सर, वाओ सर। तो 2014 आईआईटी एडवांस का सवाल। चलो देखते हैं। तो सवाल क्या है कि मेरे पास डाई इलेक्ट्रिक सॉलिड स्फीयर्स हैं। डाई इलेक्ट्रिक सॉलिड स्फीयर, डाई इलेक्ट्रिक मतलब नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर्स, मतलब चार्ज पूरे में बटा रहेगा। 3 स्फीयर दिए हैं, स्फीयर नंबर 1, स्फीयर नंबर 2 एंड स्फीयर नंबर 3। साइज बढ़ती जा रही है। स्फीयर 1, स्फीयर 2, स्फीयर 3। इस पे चार्ज दिया Q, इस पे चार्ज दिया 2Q, इस पे चार्ज दिया 4Q। चार्ज भी बढ़ता जा रहा है। इसका रेडियस हमको बोला है R/2, इसका रेडियस हमको बोला है R और इसका रेडियस हमको बोला है 2R। हमसे कहा है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट P, डिस्टेंट कैपिटल R फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर्स। तो यहां पे एक पॉइंट P है जो स्फीयर के सेंटर से r डिस्टेंस दूर है। यहाँ पे एक पॉइंट P है सेंटर से r डिस्टेंस दूर, यहाँ पे एक पॉइंट P है सेंटर से r डिस्टेंस दूर। इन्होंने बोला P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस स्फीयर के लिए उसकी वैल्यू है E1, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E2, T पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E3। सवाल है आप बताइए कौन बड़ा कौन छोटा, E1 बड़ा E2 बड़ा, E1 ग्रेटर देन E2 ग्रेटर देन E3, E3 ग्रेटर देन E2 ग्रेटर देन E1, E2 ग्रेटर देन E3 ग्रेटर देन E1, E2 ग्रेटर देन, समझ गए? चलिए ट्राई करिए, पॉज करते हैं। सब डाई इलेक्ट्रिक है, सब में चार्ज पूरे में बटा हुआ है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। r डिस्टेंस दूर पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। P पॉइंट पे E1 E2 E3 अब कंपेयर करना है। मैं करूं 1 2 3 4 5। आइए देखें। अगर इस वाले की बात करो बच्चों तो पॉइंट P मेरे ख्याल से तो आउटसाइड है। आउटसाइड का फॉर्मूला क्या है? 1/4πε0 Q अपॉन स्मॉल r का स्क्वायर, यही आउटसाइड का फॉर्मूला। यानी E1 की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0। चार्ज कितना है इसके ऊपर Q, और r होता है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, कैपिटल R का स्क्वायर। चलो ये E1 हो गया। E2 के लिए बात करें तो P पॉइंट सरफेस पे है, ठीक है। सरफेस में चाहे आउटसाइड का फॉर्मूला लगाओ चाहे इनसाइड का, बस R की जगह कैपिटल R रखो। पुट R इज इक्वल्स टू कैपिटल R। तो ये आउटसाइड वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, R की जगह कैपिटल R। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 1/4πε0। चार्ज कितना है इस पे? 2Q अपॉन रेडियस कितना है इसका? R²। है यहाँ पे कहोगे सर इसका रेडियस क्यों नहीं रखा? भाई डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर रखना था, यहाँ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ही आ रहा है, रेडियस नहीं रखा, इसका डिस्टेंस रखा है। सरफेस पे भी ये आउटसाइड वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल है, 1/4πε0 Q/r², r की जगह कैपिटल R। फिर इसकी बात करते हैं। इसके लिए पॉइंट इनसाइड है,
इनसाइड का फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट था अगर आपको याद हो तो, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन कैपिटल R क्यूब इनटू कैपिटल R रेडियस और स्मॉल r डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। सो E3 की वैल्यू जरा ध्यान देना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस पे चार्ज है 4q, इसका रेडियस है 2r और डिस्टेंस कितना है सेंटर से r। यहाँ रेडियस क्यों नहीं रखा समझ में आ रहा है ना, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, जैसे ये स्मॉल r डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इस बार r के बराबर है, इस बार यहाँ पे भी r के बराबर। अब क्या होगा 2r का स्क्वायर यानी 4r स्क्वायर आएगा, क्यूब है क्यूब बाई r क्यूब, तो 2r का क्यूब तो 8r क्यूब आएगा, r कैंसिल होगा तो इट विल कम आउट टू बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बताओ 8 4 2 8, तो नीचे 2 बचेगा, नीचे r स्क्वायर बचेगा, ऊपर क्यूब बचेगा, बोले सही, बोले ये बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर बचेगा ये नीचे 8r क्यूब, तो 4 2 8, एक r कैंसिल हो गया। अब बताओ इसमें सबसे बड़ी कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी है 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यूब r स्क्वायर, क्यूब r स्क्वायर, ये तो सब में कॉमन है, इसमें ऊपर 2 लिखा है, इसमें ऊपर 1 लिखा है, उसमें 1/2 लिखा है। सो ऑर्डर क्या हो जाएगा, E2 इज ग्रेटेस्ट, यहाँ देखो 2 दिख रहा है, यहाँ इसके साथ 1 लगा है और वहां उसके साथ 1/2, सबसे छोटा तो यही हुआ ना 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यूब r स्क्वायर के साथ हाफ लगा हुआ, तो E2 के बाद E1 के बाद E3 इज द राइट आंसर। क्लियर है एकदम, आउटसाइड इनसाइड पॉइंट समझना था। सरफेस के लिए आप बच्चों ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, बस r की जगह कैपिटल R की जगह कैपिटल R रख दो, सेम चीज आएगी यहाँ r कैंसिल r स्क्वायर आएगा और चार्ज 2q इसके ऊपर। क्लियर, सरफेस के लिए दोनों फॉर्मूला यूज कर सकते हो, r की जगह r रख के। हो गया, मिटा रहे, ओके। चलिए अब 2012 का एक सवाल लेते हैं जिसमें सिलेंडर के कंसेप्ट को मिलाया, ठीक है। अब देखो 2012 में एडवांस और मेंस नहीं होता था, 2012 में होता था AIEEE का एग्जाम, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, तब उसी को हम लोग जेईई मेंस समझते थे, मतलब जेईई मेंस तो बाद में आया ना। तो 2012 वगैरह में आईटी के जो सवाल है वो एडवांस लेवल के ही माना करो, मेंस और एडवांस तो अभी आया है, उस टाइम जो होता था आईटी होता था, तो उसको भी ये मतलब बढ़िया लेवल के सवाल होते थे पुराने। तो आईटी 2012, ठीक है। अब इन्होंने क्या इसमें कहा कि हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, और इस सिलेंडर का रेडियस r है, मैंने सिलेंडर के ऊपर भी वीडियो कर रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लीनियर चार्ज एंड सिलेंडर्स फिजिक्स वाला, आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। इसका रेडियस r है, भाई आईटी का ये तो काम है एडवांस टाइप के सवाल का कि कंसेप्ट मिला दो, ये इसकी एक्सेस है और इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसके होल वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली चार्ज गया है अंदर, और चार्ज डेंसिटी रो है विच इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इसकी वैल्यू रो है। हमसे बोला कि इसकी एक्सिस पे एक स्फेरिकल कैविटी है, इसकी एक्सिस पे एक स्फेरिकल कैविटी है जिसका रेडियस r/2 है। स्फेरिकल कैविटी मतलब यहाँ पे चार्ज नहीं है, बाकी पूरे सिलेंडर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ चार्ज, यहाँ चार्ज, यहाँ चार्ज, यहाँ चार्ज, यहाँ चार्ज, यहाँ, बस इस कैविटी में चार्ज नहीं है। और इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, रो दी हुई है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। हमसे कहा इस स्फीयर के सेंटर से P पॉइंट जो कि यहां से 2r डिस्टेंस दूर है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, 2r डिस्टेंस फाइंड क्या करनी है इन्होंने वो भी दे रखी थी। इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट इज 23 रो r अपॉन 16 k एप्सिलॉन नॉट। फिर हमसे कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो पॉज करके इसको जरा ट्राई करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हाँ तो ट्राई कर लिया आपने, बहुत बढ़िया। तो अब कैसे किया जाए इसको, देखो हमें यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाना होगा, तो सिलेंडर के लिए गॉसियन सरफेस कैसा होता है कि दूसरा सिलेंडर होता है, सिलेंडर का भाई सिलेंडर, तो यहाँ पे एक और मैंने बना लिया सिलेंडर, ठीक है।
ऐसा गॉसियन सरफेस मस्त एकदम सुंदर सा, ये मस्त गॉसियन सरफेस। और इधर भी है टिकू, ये टिकू 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 टू 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 टिकू टिकू टिकू, ये बन गया एक गॉसियन सरफेस भाई साहब। अब गॉसियन सरफेस भी सिलेंडर है। अब देखो हम अप्रोच क्या लगाएंगे, हमें पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ सिलेंडर की वजह से नहीं है, सिलेंडर की वजह से है और स्फीयर की वजह से गायब भी हो रही है। कैविटी है, इतने में चार्ज दिया ही नहीं, गरीब जगह, बाकी जगह चार्ज, यहाँ चार्ज नहीं। तो हम क्या अप्रोच लगाने जा रहे हैं, हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर, और सिलेंडर अपने साथ स्फीयर भी लेके आ रहा है, तो स्फीयर वाली हटा देते हैं, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर। बोलो सही से जो इसी के अंदर स्फीयर भी बनता, तो हमने इसके ड्यू टू निकाली, इसमें से स्फीयर वाली हटा दी। अब काम क्या है, अब काम है सिलेंडर के ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, स्फीयर के ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। पहले बात करते हैं सिलेंडर की, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर इजी कैसे निकालेंगे। तो सिलेंडर के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले एक डीए कंसीडर करेंगे, एरिया गॉस लॉ। यहाँ पे डीए ऐसा होगा आउटवर्ड नॉर्मल। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है, रेडियली आउटवर्ड्स होती है सिलेंडर केस में। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी और ऐसे होगी और ऐसे होगी और ऐसे होगी। तो आपको पता है यहाँ पे जो भी फ्लक्स बनेगा कर्व सरफेस से बनेगा। सिलेंडर का केस याद होगा, सिलेंडर में ये वाला देखो सरफेस डीए परपेंडिकुलर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो एंगल 90 डिग्री फ्लक्स 0। ये वाला सरफेस डीए परपेंडिकुलर हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री फ्लक्स 0। सिर्फ ये वाला सरफेस कर्व सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुचिक 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 और डीए भी ऐसे कुचिक कुचिक साथ में है, यानी यहाँ पे एंगल 0 है, यहीं से फ्लक्स बनेगा। तो फ्लक्स इज ओनली ड्यू टू कर्व सरफेस। इंटीग्रल ई डॉट डीए, एंगल कितना है इनके बीच में 0 डिग्री। यहाँ पे देख लो, यहाँ देख लो, कहीं देख लो। सो ई डीए cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा सरफेस पे हर जगह, क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्म है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ 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 पूरे सरफेस पे हर जगह 3D में हर जगह सेम होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने बाहर ले लिया, cos 0 की वैल्यू 1 हो गई। और डीए, ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन है ना, क्लोज करना होता है ना, गॉस का ये तो रूल है ना, क्लोज्ड। अब डीए 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 जोड़ोगे तो कर्व सरफेस एरिया आएगा। तो मान लेते हैं सिलेंडर की लेंथ L है, जस्ट अज्यूम लेंथ इज L, देन E इनटू, यहां लिख देता हूं, E इनटू कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई RL। तो 2 पाई, इस सिलेंडर का रेडियस कितना है 2R, सो 2R इनटू L, बोलो सही, 2 पाई RL। तो ये फ्लक्स निकल आया ड्यू टू सिलेंडर, बोलो सही है। पर हमको फ्लक्स नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अभी को बताओ कि गॉस लॉ बोलता है फ्लक्स इज इक्वल्स टू चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ लगा देते हैं। अब सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज है, सिलेंडर के अंदर ये चार्ज है पूरा, सिलेंडर वाला ये चार्ज। कैसे निकालें चार्ज, हमें पता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी 1 मीटर क्यूब पे चार्ज रो है, 2 मीटर क्यूब पे 2 रो होगा, 3 मीटर क्यूब पे 3 रो होगा। तो इतने वॉल्यूम पे इतना वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय रो। यहां देखो चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा, रो इज चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से चार्ज का फॉर्मूला वॉल्यूम इनटू चार्ज, वॉल्यूम इनटू रो है। तो ये वॉल्यूम क्या होगा सिलेंडर का, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई r स्क्वायर इनटू h। तो पाई, और इस सिलेंडर का रेडियस कितना r, भाई चार्ज तो इसके अंदर है ना, ये वाला रेडियस नहीं मल्टीप्लाई करो, जिसके अंदर चार्ज है, इतने में कितना चार्ज है, तो इतना वॉल्यूम इनटू रो। तो पाई r स्क्वायर l इनटू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी है, ये सिलेंडर की वजह से, इनटू 2 पाई इनटू 2r इनटू l। बस खत्म हो गया, कुछ बचा नहीं इसमें। पाई से पाई मर जाएगा, ये इसका एक स्क्वायर हट के r से मर जाएगा, l से l मर जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर आ रही है रो r अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, रो r अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर इज रो r अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है क्या किया हमने, फ्लक्स निकालना ओनली ड्यू टू कर्व सरफेस फ्लक्स बन रहा है, और फ्लक्स के लिए गॉस लॉ q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, q इनसाइड इतना वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय रो, यहां लेंथ l मान ली, वगैरह वगैरह किया, नोट कर ले। अब स्फीयर पे चलें, नोट कर लिया, ओके। अब बात करते हैं स्फीयर की। अप्रोच समझ गए ना क्या कर रहे हैं, सिलेंडर का निकाला, उसके अंदर स्फीयर भी आ गया है, अब स्फीयर का हटाना पड़ेगा। अच्छा टेंशन मत लो, वेक्टर वाला दिक्कत होगा नहीं, क्योंकि सिलेंडर की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, और स्फीयर की वजह से भी रेडियली आउटवर्ड्स होती है। अब स्फीयर की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर।
अच्छा, स्फीयर के लिए ये पॉइंट P कैसा है, इनसाइड कि आउटसाइड? आउटसाइड। तो आउटसाइड में तो कंफ्यूजन ही नहीं है, चाहे जैसा स्फीयर हो, कंडक्टिंग हो, नॉन कंडक्टिंग हो, हॉलो, सॉलिड हो, आउटसाइड का तो एक ही फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर। लगा दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q इज द चार्ज। अब इस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज होगा? ये तो कैविटी है पता है मुझको, पर यही चार्ज तो आपने ऐड कर दिया ना, सिलेंडर में आपने सब ले लिया, तो अब इतना चार्ज हटाना पड़ेगा, इतने चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके अंदर कितना चार्ज होगा? रो इनटू वॉल्यूम, तो रो इनटू वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई r/2 का होल क्यूब, है ना। इसका रेडियस r/2 बता रखा था ना क्वेश्चन से। भाई इसके अंदर चार्ज चाहिए, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी चार्ज डेंसिटी रो है, वॉल्यूम 4/3 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये r क्या है? ये वाला डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर होता है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज 2r, सो 2r का बोलो सही है। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड टू स्फीयर आप निकाल सकते हैं 4 पाई से 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई मर जाए ये r क्यों आएगा, r स्क्वायर आएगा, तो अंत में ऊपर एक r बचेगा और ये 2 क्यूब हो जाएगा 8, और ये पता नहीं क्या क्या आ रहा है, छी छी, रो ऊपर बचेगा एक r क्यूब r स्क्वायर कैंसिल, ये 2 क्यूब बचा 8 into 3, 2 स्क्वायर हो गया 4, तो 4 3 जा 12, 12 8 जा 96, सही है। तो रो r अपॉन 96 और क्या गायब हो गया? एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर। कितनी है? रो r अपॉन 96 एप्सिलॉन नॉट, रो r बाय 96 क्लियर है? क्या कहानी लगाई? आउटसाइड पॉइंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर, जैसा भी स्फीयर हो आउटसाइड का फॉर्मूला सेम था, q इज चार्ज, इसके अंदर चार्ज कितना है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम 4/3 पाई r/2 का होल क्यूब, बस इसके और ये डिस्टेंस कितना है 2r रख के। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पता करनी है, तो उसका हमने तरीका आपको बता दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड। जब सिलेंडर के लिए हो तो ये भी आ गई, इसको हटा दिया हमने। हाँ तो भैया रो r/4 एप्सिलॉन नॉट माइनस रो r/96 एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम हो जाएगा इसका, यहाँ लिख लो 96 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा, ये वाला किससे मल्टीप्लाई होगा? 24 से, 4 into 24 is 96, तो ये 24 से 24 माइनस 1 23, 23 रो r, मेरे ख्याल से आ गया जिस फॉर्म में चाहिए, 23 रो r बाई 96 एप्सिलॉन नॉट, यही तो था, 23 रो r बाई 16 के एप्सिलॉन नॉट, तो इसको 16 के फैक्टर में तोड़ो, 23 रो r 16 इंटू क्या लिख लें 96 चाहिए 16 6 जा, तो कंपेयर करो 23 रो r अपॉन 16 के एप्सिलॉन नॉट 16 6 एप्सिलॉन नॉट, सही बात है k का वैल्यू छा होगा, छा 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 मामा जी छा, है ना। हो गया, समझ में आ गया? मिटा दे, बहुत बढ़िया, है ना। तो एडवांस सही होता है, 2-3 कांसेप्ट मिला दिया आपको। ऐसे क्वेश्चन आपने सेंटर ऑफ मास में कर रखे थे कि एक पार्ट काट देता था तो उसको हम लोग नेगेटिव मास लेके हटा देते थे, याद है? m1 x1 माइनस m2 x2 करते थे, वही कहानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस कर दी। अच्छा अब तीसरा सवाल देखो, बहुत प्यारा है, 2008 एडवांस 2008 में आया था, तब एडवांस ही होता था, तब आईआईटी होता था, 2008 आईआईटी, और ये पैसेज सवाल है, तो पहले एक कहानी पूरी समझाएंगे पैसेज में और फिर उससे रिलेटेड 3 सवाल देंगे, 12 नंबर का सवाल होता था इस टाइम पे। ये सवाल मेरे को देखना पड़ेगा क्या है। द न्यूक्लियर चार्ज Ze is non-uniformly distributed within a nucleus of radius r। ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ये एक न्यूक्लियस है, इसका रेडियस r है, इसमें चार्ज Ze नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैसे? नॉन यूनिफॉर्मली, ठीक है, यही मैं बोल रहा था, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो इसमें जो फॉर्मूले रटे हैं वो अब नहीं लगा सकते, वो फॉर्मूले किसके लिए थे? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। द चार्ज डेंसिटी रो r is dependent only on radial distance r। रो r यहां से रेडियल डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है किसी तरह से। From the center of nucleus as shown, rho r depends somehow upon r। किस तरह से है ये नहीं बताया, कुछ है, ये फंक्शन ऑफ r है, ठीक है। कैसे है? r क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ठीक है। कैसे है उसका इन्होंने एक ग्राफ दे रखा है, एक ग्राफ बना रखा है इन्होंने, ये मैं बना रहा हूँ ग्राफ, ध्यान से देखें, समझा भी देंगे। यहाँ पे इन्होंने रो r वर्सेस डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर एक ऐसा है, इस जगह को इन्होंने बोला है
सरफेस आ गया, इसको कुछ ए वैल्यू दी है, इसको कुछ डी वैल्यू दी है। पहले तो इतना समझो, फिर सवाल बताते हैं क्या था सवाल। ये है क्या बच्चों, ये जेडी चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया। कैसे? इस तरह से, मतलब चार्ज की जो डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, दिस इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वो स्टार्टिंग में कुछ देर तक कांस्टेंट है और उसके बाद डिक्रीज कर रही है। शुरू में चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम डी है, शुरू में मतलब जहां आर की वैल्यू 0 है, मतलब सेंटर में। यहां बहुत ढेर सारा चार्ज है, यहां यूनिट वॉल्यूम पे कितना चार्ज है? डी। 1 मीटर क्यूब पे डी, 1 मीटर क्यूब पे डी, 1 मीटर क्यूब पे डी, 1 मीटर क्यूब पे डी। थोड़ी दूर तक ऐसा हुआ, ए तक। जैसे मान लो यहां से यहां तक, ये मान लो ए डिस्टेंस कवर हो गया, आर की वैल्यू ए हो गई, ठीक है, आर इज इक्वल्स टू ए। तो यहां तक चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कितना है? यहां तक चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम डी है। तो मान लो यहां तक खूब ज्यादा चार्ज भरा है, डी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम डी, इस जगह तक, ए डिस्टेंस तक। इसके बाद क्या हुआ कि चार्ज डेंसिटी घटते 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 फाइनली 0 हो गई, यानी यहां से चार्ज डेंसिटी कम होती गई, यहां से चार्ज डेंसिटी धीमे धीमे कम होती गई, ए ऐसे। बोलो समझ में आया कि शुरू में चार्ज खूब भरा है, फिर चार्ज धीमे धीमे, शुरू में चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है, शुरुआत में चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम डी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम डी, फिर उसके बाद कम हो जाएगा। कुछ इमेजिन हुआ, यूनिफॉर्म चार्ज नहीं है, अंदर बहुत ज्यादा है और बाहर आते आते कम हो रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ इतनी बात? सवाल लिए जाए इसके। रेडियस आर है और ये, चलो सवाल लेते हैं। तो पहला सवाल जो इसमें दिया है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर इज इक्वल्स टू आर। तीन सवाल थे। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर इज इक्वल्स टू आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए, directly proportional to a, directly proportional to a square, inversely proportional to 1 by a, proportional to 1 by a। अब ये पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड R is equals to R, यानी ये जगह तो शायद सरफेस की है। कैसे करेंगे? डरो नहीं, देखो कंसेप्ट लगाना होता है। इतना बड़ा सवाल देख के हम डर जाते हैं, इतनी ढेर सारी क्या बातें, कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट सीखो। हम यहाँ है, सवाल आसान, पता है, वो डरा दिया लैंग्वेज। हम यहाँ स्फीयर बनाएंगे जिसमें चार्ज है, इसका रेडियस कैपिटल आर है, हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड आर इज इक्वल्स टू आर पे पूछ रहा है, तो हम थोड़ा सा बाहर जा सकते हैं, थोड़ा सा बाहर, एक इक्तू सा बाहर, इस जगह पे आके हम एक गॉसियन सरफेस, हमने ये गॉसियन सरफेस बना लिया। यहाँ से डिस्टेंस आर पे, वेयर आर इज नियरली इक्वल टू आर, ठीक है, एकदम ही बहुत ही छोटा डिस्टेंस। अब अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूँ तो आपको पता है यहाँ पे एरिया वेक्टर ऐसे डीए बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ई बनेगी, सब चीजें आपको याद होगी। E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आता है, इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चों इसके अंदर कितना चार्ज है? पूरा चार्ज है। पूरा चार्ज कितना है? Ze हमको पता है, तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू Ze बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से E की वैल्यू हो गई 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze बाई आर स्क्वायर। R इज इक्वल्स टू आर, जस्ट सरफेस के बाहर ले लिया मैंने, टेंडिंग टू, जस्ट अंदर भी ले सकते हो, यहाँ पे भी जस्ट। इसके अंदर कितना चार्ज होगा पता है हमको, पूरा Ze। तो बच्चों ये क्वांटिटी A पे डिपेंड क्यों करेगी? इनसाइड होते तो शायद फर्क पड़ता, आउटसाइड में फर्क ही नहीं। आउटसाइड तो दिखता है अंदर कितना चार्ज है। आउटसाइड का फॉर्मूला किसी भी स्फीयर के लिए, आउटसाइड का फॉर्मूला किसी भी स्फीयर का 1 by 4 pi epsilon naught q by r स्क्वायर। सरफेस मतलब जस्ट आउटसाइड, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ। क्लियर है? चार्ज में पता है तो आसान सवाल था पहला। चलिए अब देखते हैं इसका दूसरा सवाल क्या है। 3 सवाल दिए थे, मिटा दे इसको, मिटा दे। ओके, सवाल नंबर 2 इन्होंने क्या दिया, फॉर a इज इक्वल्स टू 0। डरो मत, देखे डर गए क्या सवाल है बेबी। फॉर a इज इक्वल्स टू 0 द वैल्यू ऑफ d, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रो,
maximum value of rho is option A 3ze upon 4 pi r cube, option B 3ze upon pi r cube, option C 4ze upon 3 pi r cube, option D ze upon 3 pi r cube। ठीक है, ये सवाल है। हमसे पूछा है कि अगर a की वैल्यू 0 हो जाए, इन केस इस a की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू 0 मतलब ये a पॉइंट खिसक के यहां आ जाए, तब d की वैल्यू क्या होगी? अगर a की वैल्यू 0 हो जाए तो पहले इस चीज को हम थोड़ा सा मतलब फील भी करते हैं कि a की वैल्यू 0 होने का मतलब यहां एक ग्राफ बना लेते हैं जिसमें a को हम 0 समझते हैं। ठीक है, रो r वर्सेस r। a की वैल्यू 0 होने का मतलब कि a पॉइंट यहां शिफ्ट हो गया, यानी ग्राफ ये ऐसा बन जाएगा। बोलो सही, तभी तो a की वैल्यू 0 होगी जब a यहां चला आएगा। ये d, ये कैपिटल R। अब आप क्या चार्ज डेंसिटी को फॉर्मूले वाइज लिख सकते हो, कुछ बना सकते हो चार्ज डेंसिटी को? देखो ये y एक्सिस पे है, x एक्सिस पे r है, आप y इज इक्वल्स टू mx प्लस c का यूज करो। y एक्सिस पे रो है, r पे डिपेंड कर रहा है, इज इक्वल्स टू m क्या होता है बच्चों? स्लोप। इस ग्राफ की स्लोप क्या हो जाएगी? स्लोप क्या होती है? y बाई x होती है ना, और नेगेटिव स्लोप है, दिख रहा होगा इससे, यानी स्लोप हो जाएगी d बाई r, वो भी माइनस में d बाई r। हाँ या ना बोलो यार, इतना तो समझ में आ रहा होगा ना। ग्राफ की स्लोप क्या होती है? tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर d बेस r, और कैसी स्लोप है? नेगेटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप ऐसी होती है। और x एक्सिस पे कौन है? स्मॉल r जो वेरिएबल है, प्लस c क्या होता है? y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट क्या है इसका? d। देखो इस तरह से आपने रो का फॉर्मूला बना लिया, समझ में आई बात? mx प्लस c यूज किया, स्लोप हो गई d बाई r नेगेटिव में, x की जगह r रख दिया, x एक्सिस पे r है, r के वर्सेस ग्राफ है, और y इंटरसेप्ट d है, ये बन गया। अब हमसे पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ d। यार वैल्यू ऑफ d निकलेगी कैसे? सोचो, हमें इस स्फीयर का टोटल चार्ज गिवन है Ze, और हमें इस स्फीयर की चार्ज डेंसिटी भी गिवन है। अगर मैं इस स्फीयर की चार्ज डेंसिटी यूज करते हुए टोटल चार्ज निकालने की कोशिश करूं तो वो भी Ze के इक्वल आना चाहिए। अगर हम उसको यूज करते हुए टोटल चार्ज निकालना चाहें, हमें चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम पता है कि शुरू में चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इतना है, r की वैल्यू 0 रख दो, थोड़ी देर बाद r की वैल्यू बढ़ेगी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ेगा। इस तरह से करते हम चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को अगर जोड़ दें तो क्या वो Ze के बराबर है? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? फील समझ में आ रहा है मेरी बात का? यहां देखो, मेरी बात का फील समझ में आ रहा है? ये स्फीयर है, अगर इसमें एक तो रो वेरिएबल भी है, ये एक प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कर सकते सीधा रो इनटू वॉल्यूम कर दें तो टोटल चार्ज, ऐसा भी नहीं हो सकता। रो वेरिएबल है, ये नहीं कर सकते कि रो इनटू वॉल्यूम टोटल चार्ज, नहीं, क्योंकि वेरिएबल है, लगातार चेंज हो रहा है। यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, इस जगह पे ज्यादा है, फिर कम हो गई, फिर कम हो गई, तो रो को किस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे? प्रॉब्लम समझ रहे हो? आर यू गेटिंग द प्रॉब्लम? भाई रो वेरिएबल है, तुम कहो सीधा टोटल चार्ज इज इक्वल्स टू चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, क्योंकि ये होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। रो को किस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे? इस वॉल्यूम से। रो तो लगातार चेंज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? हम छोटा छोटा यहाँ पे एलिमेंट काटेंगे, छोटा छोटा, सबका dq चार्ज निकालेंगे, सारे dq चार्ज को जोड़ेंगे तो वो क्या टोटल चार्ज के बराबर है, तब शायद d की वैल्यू हमको मिल जाए, क्योंकि उस एक्सप्रेशन में d इन्वॉल्व होगा। तो यही काम हम करने जा रहे हैं। अब देखो हम क्या करेंगे। हम बच्चों यहाँ एक एलिमेंट लेंगे, यहाँ से मान लिया x डिस्टेंस दूर हमने एक एलिमेंट काटा। अच्छा, स्फीयर का एलिमेंट क्या होता है? अब ये सब क्लास 11 में पढ़ा है। स्फीयर का एलिमेंट होता है शेल, स्फीयर का एलिमेंट होता है शेल। यहां हमने एक शेल काट ली, एलिमेंटल शेल काट ली, x डिस्टेंस दूर, और इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी बच्चों? dx। ठीक है, अब देखो ये शेल इतनी पतली है ना कि इतने में चार्ज डेंसिटी चेंज नहीं होगी, इतने वॉल्यूम में। तो यहां पे चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट मान के हम इसका चार्ज निकाल लें, शेल के अंदर का dq। अच्छा, हम dq निकालना चाहते हैं। शेल के लिए बात करें, एलिमेंटल शेल, एलिमेंटल शेल पे चार्ज मान लेते हैं dq इज इक्वल्स टू, यहां पे चार्ज डेंसिटी एट दिस प्लेस मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम
ऑफ दिस शेल, पतली सी आपने जो शेल ले ली है। अब शेल का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, आप इसको उठा के खोल दो। इसका वॉल्यूम कैसे निकलता है, ये हमने क्लास 11 में सब चीजें सिखा रखी है कि इसको उठा के आप खोल दो, ठीक है। मतलब ये शेल है ना, इसको ऐसे काट के ऐसे खोल दो तो एक चादर बन जाएगी, देखो ऐसे, है ना। ये इसकी थिकनेस हो गई खोलने के बाद, दिस इज dx, और ये सरफेस एरिया, इसको ऐसे करके ऐसे खोल दो। तो भाई शेल का सरफेस एरिया कितना होगा, 4 पाई एक्स स्क्वायर, 4 पाई एक्स स्क्वायर तो आपने खोल दिया, और ये होगी इसकी थिकनेस, ऐसे काट के ऐसे खोला 4 पाई एक्स स्क्वायर, दिख रहा है ऐसे खुल गया। अब बच्चों इसका वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इनटू हाइट, सो रो इनटू 4 पाई एक्स स्क्वायर इनटू हाइट इज dx। अब रो की वैल्यू रखते हैं, इस जगह पे स्मॉल r की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल r सेंटर से डिस्टेंस था, x के बराबर होगा, तो वहां पे x रख दो, तो माइनस d बाई आर इंटू एक्स प्लस डी इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर dx, ये हो गया छोटा सा चार्ज dq। अब आपको टोटल चार्ज चाहिए तो आप इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ d माइनस एक्स डी बाई आर इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर dx। जरा ध्यान देना, ये dx डिफरेंशिएशन वाला है और ये x d अलग अलग वेरिएबल है, ठीक है। अब बात है इंटीग्रेट कहां से कहां करना चाहते हो, ऐसी शेल आप कहां से कहां काटोगे, मेरे ख्याल से सबसे पहली शेल तो आप यहां काटोगे, dq चार्ज dq चार्ज dq चार्ज, और आखिरी शेल आप ये काटोगे, dq dq जोड़ते जोड़ते टोटल चार्ज। इंटीग्रेशन की जरूरत क्यों पड़ी ये आपको समझ में आना चाहिए, आप सीधा रो इनटू वॉल्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि किस वॉल्यूम से रो को मल्टीप्लाई करें, रो तो डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है, यहाँ पे रो ज्यादा है, यहाँ कम, इस चीज को फील करना होगा आपको। यहाँ के लिए आपने dq निकाला, फिर यहाँ का dq, इतने छोटे वॉल्यूम में रो क्या रहा, कांस्टेंट, तो इतने में हमने सीधा रो की वैल्यू यूज कर ली, अदरवाइज पूरे के लिए हम रो की कौन सी वैल्यू यूज करें, रो तो चेंज हो, ठीक है। अब इसको हम कहां से कहां ले जाना चाहेंगे, यहां से यहां, यानी x को हम वैरी कराना चाहेंगे 0 से कैपिटल, ये टोटल चार्ज आएगा और यही टोटल चार्ज ZD है, तो इसको इंटीग्रेट करके ZD से इक्वेट कर दो, D की वैल्यू आ गई। इसके बाद मैथ्स है, समझाने का कांसेप्ट नहीं था, क्लियर है, क्लियर है। इंटीग्रेट किया जाए, लेट अस इंटीग्रेट दिस एक्सप्रेशन, तो ये हो जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर dx इंटू डी, कहाँ किया जाए इंटीग्रेट, कहाँ किया जाए, यहाँ करते हैं, यहाँ डाल दें, चलिए टोटल चार्ज कितना है ZD, कहीं लिख लो, Q इज इक्वल्स टू ZD। हाँ, तो इसको जब इंटीग्रेट करोगे बच्चों तो Q इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ d इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर dx, एक टर्म ये बनेगा, माइनस एक्स डी बाई आर 4 पाई एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन 0 से r, दो टर्म में टूट गया, पहले वाले में d बाहर 4 पाई बाहर d बाहर, एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3, वैल्यू रखोगे r और 0 तो आएगा r क्यूब बाई 3, बोले सही है, माइनस यहाँ से 4 बाहर, पाई बाहर, d बाहर, और ये r भी बाहर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और x क्यूब का इंटीग्रेशन होगा x की पावर 4/4, देखो एक x स्क्वायर, तो x क्यूब का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4, तो x की पावर 4 यानी r की पावर 4/4। अब ये आएगा आपका फाइनल आंसर जो भी होगा, नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 4 पाई d r क्यूब, और यहाँ से एक r कैंसिल हो जाएगा तो r क्यूब बन जाएगा, ये चलो लिखते हैं 4 पाई डी आर क्यूब बाई 3 माइनस 4 पाई डी आर क्यूब बाई कितना है 4 ही है, अच्छा तो क्या हो सकता है, और एलसीएम हो जाएगा इसका 12, कैसे कर रहा हूँ मैं, 4 से 4 कैंसिल, पाई डी आर क्यूब पहले बाहर उठा लो, पाई 4 पाई डी आर क्यूब बाहर, क्या बचा 1/3 माइनस 1/4, सो 4 पाई डी आर क्यूब, ये हो जाएगा एलसीएम 12, 4 माइनस 3 1, 4 इन द 4, 4 3 ज़ा 12, तो पाई डी आर क्यूब बटे 3 इज द नेट चार्ज जो इंटीग्रेशन से आया, बोला क्लियर। यहाँ के बाद मैथ से सिर्फ इंटीग्रेट करना था, कहाँ से कहाँ किया, 0 से ये आना चाहिए आपको।
अब टोटल चार्ज किसके इक्वल है, ZE के इक्वल है, तो इक्वेट कर दें, इसको मिटा लें हम, नोट कर लो, ये हटा लेते हैं। टोटल चार्ज किसके इक्वल है, ZE के इक्वल है, यानी ZE इज इक्वल्स टू पाई डी आर क्यूब बटे 3। यहां से D की वैल्यू हो गई 3ZE अपॉन पाई आर क्यूब। है कोई ऐसा, ये पेशेंस रखो तो सवाल हिल जाएगा, थोड़ा सा बस दिमाग लगाते रहो। अब आप इतना स्लो थोड़ी ना करोगे एग्जाम में, वो तो मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो यही मैं तरीका बता रहा था, जब नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी हो तब ऐसे खेलना है सवाल को। अभी 2016 में इसका सवाल भी ऐसा ही था, अभी आने वाला। क्लियर, कुछ नहीं किया, एलिमेंटल शेल लेके हमने चार्ज dq निकाला, फिर टोटल चार्ज को इंटीग्रेट किया, टोटल चार्ज ZE दिया, तो उससे इक्वेट कर दिया। बेटा रे हाँ हवाई नहीं लगी कहीं लोग, ये क्या हुआ, कब हुआ, जब हुआ, तब हुआ, सर अगला चैप्टर कब आ रहा है, इसको तो मैं छोड़ रहा, सर क्या मजाक हो रही है। चलो तो अभी इसमें सवाल बचा हुआ है, IT 2008 65 सवाल, अभी एक इसका सवाल बचा है, भाग कहाँ रहे हो। और हमें क्या दिया है, Q इज इक्वल्स टू ZE दिया है, और हमें ग्राफ दिया है रो R वर्सेस R। सर रो R ने हमको रुला दिया, यहाँ पे टिक 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 A, यहाँ पे कैपिटल R, यहाँ पर D। रात का समाज में चंद्रमा, गहरी रात में पढ़ाई करने का मतलब ही कुछ और है। तो अगला सवाल इन्होंने क्या दिया है, the electric field within the nucleus is generally observed to be the electric field, इसी में तीसरा सवाल, the electric field due to within the electric field within the nucleus is generally observed to be linearly dependent on R. This implies option A is equals to 0, option B A is equals to R बटे 2, option C A is equals to R, या option D। डिंग 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 डिंग। बड़ा बढ़िया सवाल है, सोचने वाला सवाल है, ठीक है, थॉट प्रोवोकिंग। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस का मतलब ये स्फीयर पूरा न्यूक्लियस है ना, डरो मत, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कहीं पे भी है ना, एट स्मॉल r डिस्टेंस, इसका रेडियस क्या है, इसके अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर वो ऑब्जर्व्ड है लीनियरली डिपेंडेंट ऑन r, यानी अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, अगर ऐसा है तो ये इंप्लाई कर रहा है कि a की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू r/2 है, मतलब कहीं बीच में, a की वैल्यू r है, मतलब ये पॉइंट r पे आया है, ये सीधा हो जाएगा, मतलब a यहाँ पे है, तो पूरा सीधा हो गया, या a की वैल्यू 2r/3 कहीं बीच में। ये पता है थॉट प्रोवोकिंग, सोच के कर सकते हो, इसमें कोई इंटीग्रेशन कोई डिफरेंशिएशन, सोचो एक बार आराम से एकदम। कहीं तुमने ये एक्सप्रेशन पहले तो नहीं देखा, आपको पहले भी कहीं देखा है। अरे यार जब हम आपको बता रहे थे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही थी, याद करो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by r cube into r, ये आ रही थी इनसाइड solid non conducting sphere, ये आ रही थी। अच्छा इसमें हमने बोला था यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म मतलब चार्ज डेंसिटी हर जगह एक समान है, यानी चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है। मतलब ये चीज होने के लिए भाई ये फॉर्मूला तो याद आ ही गया होगा आपको, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में इनसाइड ये फॉर्मूला था जब यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, जो हमने आज क्लास के शुरू में फॉर्मूला लिखा है। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि जो चार्ज डेंसिटी है वर्सेस r वो कांस्टेंट है, चार्ज डेंसिटी हर जगह बराबर है, बीच में देखोगे तो भी चार्ज डेंसिटी वही, बाहर भी इसलिए यूनिफॉर्म। मतलब ये होने के लिए ग्राफ ऐसा होना चाहिए। ग्राफ ऐसा कब होगा, जब a की वैल्यू क्या हो, 0 हो, 0 होगी तो यार इस वाले का ग्राफ तो ये बन जाएगा,
r/2 पे ग्राफ ऐसा बन जाएगा। ये देखो, ये a की वैल्यू 0, a की वैल्यू r हो, a की वैल्यू r हो, a की वैल्यू r हो, a r के पास आ जाए, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ऐसे मिल गया। a की वैल्यू r होने का मतलब a और r एक ही पॉइंट, एक यहाँ आ जाए, ये पॉइंट स्केच, ये सीधा हो जाए, यानी ऑप्शन सी इज द आंसर। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R आपको हिंट कर रहा है, ये पढ़ के आए अपन सिलेबस में, इसको कैसे छोड़ सकते थे। तीनों सवाल आसान थे, दूसरे में उन्होंने A को 0 बना के सवाल को आसान किया, पहला वाला गिफ्टेड सवाल था कि चार्ज इनसाइड क्या है, और तीसरा वाला भी गिफ्टेड सवाल था कि E देखो इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द न्यूक्लियस इज जनरली ऑब्जर्व्ड टू बी लीनियरली डिपेंडेंट ऑन R, लीनियरली डिपेंडेंट ऑन R, E is directly proportional to R, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में यही तो फॉर्मूला था, मतलब चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म। ये ग्राफ अब ऐसा कैसे दिख सकता है, इस केस में नहीं दिख सकता, इस केस में नहीं दिख सकता, इस केस में दिख सकता है, A is equals to R, AR पे आ गया। सिर्फ दिमाग लगाना था थोड़ा सा, क्लियर है। सिर्फ दूसरे सवाल में थोड़ा सा कैलकुलेशन था, बाकी दो सवाल आपका 8 नंबर गिफ्टेड था। बच्चे क्या करते हैं, पैसेज क्वेश्चन ऐसे ही छोड़ देते हैं, एडवांस में देख क्लियर है नहीं होगा, से कितनी भयानक लैंग्वेज है, ये क्या है न्यूक्लियस वगैरह, तो वहां पे आपको सवाल को पढ़ के जज करना होता है। सवाल आसान था, सोचना था थोड़ा सा। चलो भाई नेक्स्ट उठाते हैं हम 2016 मेंस का सवाल, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस क्लास, IIT JEE मेंस 2016। क्या सवाल है, द रीजन बिटवीन टू कंसेंट्रिक स्फीयर्स ऑफ रेडियाई A and B हैज अ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ρ इज इक्वल्स टू A by R। राम इतनी लंबी लैंग्वेज कैसी लिखी है। ऐसे इन्होंने दिया है कि दो कंसेंट्रिक दो कंसेंट्रिक क्या बना लेते हैं, दो कंसेंट्रिक शेल्स हैं, इसका रेडियस A, इसका रेडियस B, कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं, ठीक है। चार्ज डेंसिटी बिटवीन द स्फीयर्स, इनके बीच में चार्ज डेंसिटी रो है, where rho is equals to A by R। देखो भैया ये भी कैसा हो गया, कैसा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी R पे प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे R बढ़ रहा है डेंसिटी कम हो रही है, यहाँ चार्ज जाता है, बाहर आते आते चार्ज डेंसिटी कम हो गई। A is a constant, at the center of the sphere is a point charge Q। लो यहाँ पे भी इनको सुकून नहीं मिला, उठा के यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज Q रख दिया, सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज Q भी रख दिया। अब सवाल क्या है, द वैल्यू ऑफ A such that the electric field in the region between the spheres will be constant is। तो हमको A की ऐसी वैल्यू चाहिए, द वैल्यू ऑफ A जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां तक बिटवीन द स्फीयर्स इज कांस्टेंट। सवाल ये है, ऑप्शन दे रखे हैं हमको 4, Q/2 पाई A स्क्वायर, Q/2 पाई B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ऑप्शन सी Q/2 पाई A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ऑप्शन डी 2Q पाई A स्क्वायर। कैपिटल A की ये चार वैल्यूज में से कौन सी वैल्यू ऐसी है जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से लेकर यहां तक में कांस्टेंट रहेगी। बढ़िया सवाल है। अब हम क्या अप्रोच लगाने वाले हैं, या तो आप किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन बनाओ, उसको R से डिफरेंशिएट कर दो, जैसे यहां से मान लो R डिस्टेंस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन बनाओ, फिर उसको R के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। अब कांस्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0 आएगा, तो d/dr को 0 कर दो। एक तरीका ये,
दूसरी सिंपल एक तरीका ये था कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस पे निकालो, गॉसियन सरफेस बनाओ, क्यू इनसाइड भी निकालना पड़ेगा और क्यू इनसाइड के लिए भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। चार्ज डेंसिटी देख रहे हो नॉन यूनिफॉर्म, तो वो शेल काटनी पड़ेगी, बड़ा नाटक। दूसरा अप्रोच हम ये करेंगे कि हम एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकाल लें इसके सरफेस पे, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकाल लें इसके सरफेस पे, इसके जस्ट बाहर, इसके जस्ट अंदर। वो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होनी चाहिए, क्योंकि यही तो बोल रहे हैं कि यहाँ से यहाँ कांस्टेंट है। देखो एक तरीका तो ये है कि आप r डिस्टेंस पे आओ, यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, q इनसाइड को इंटीग्रेट करके कैलकुलेट करो, फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई उसको r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन 0 होगा। एक तरीका। दूसरा मैं इजी कह रहा हूँ, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, यहाँ निकालो, दोनों को इक्वेट करो। तो फर्स्ट वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट फर्स्ट पॉइंट, तो भैया यहाँ पे गॉसियन सरफेस बना लो, क्या होगा E इंटू 4 पाई, फर्स्ट वाले पॉइंट पे E इंटू बोलो यहाँ पे बनाओगे E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E इंटू 4 पाई, r की वैल्यू कितनी है, a के बराबर a स्क्वायर। इसके अंदर चार्ज कितना है, ये पॉइंट चार्ज, दो तरह के चार्ज है, एक तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉइंट चार्ज, इसके अंदर सिर्फ पॉइंट चार्ज है, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बड़ा सिंपल है, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई a स्क्वायर। तो फर्स्ट पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई, इसको संभाल के रख लो। फर्स्ट पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई, इसको संभाल के लिख लो। फर्स्ट पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिली है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई a स्क्वायर, इसको संभाल के रख लो। अब सेकंड पॉइंट पे कैलकुलेट करने की जरा कोशिश करो खुद से, देखो निकाल पा रहे हो सेकंड पॉइंट पे, ये दिख रहा है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई a स्क्वायर, इसको मिटा लें। अब सेकंड पॉइंट पे निकालें, मतलब यहाँ पे, तो क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, जस्ट अंदर बनाएंगे, क्योंकि यहाँ अंदर चाहिए ना इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर की बात ही नहीं कर रहे हैं, जस्ट अंदर। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट के लिए भी सेम फॉर्मूला, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E इंटू 4 पाई r की जगह क्या हो जाएगा b, इस बार b हो गया, इज इक्वल्स टू Q इनसाइड। अब ये सोचना है, इस बार ये चार्ज भी अंदर है और ये सारे चार्ज भी अंदर है, जो चार्ज डेंसिटी वाला चार्ज है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉन यूनिफॉर्म। तो एक तो Q जो पॉइंट चार्ज है प्लस Q ऑफ दिस Q बिटवीन देम, यानी Q ड्यू टू क्या लेते हैं, शेल्स लेते हैं, Q ड्यू टू स्फीयर्स, एक ये चार्ज डिवाइडेड बाय x। अब Q ड्यू टू स्फीयर्स निकालना पड़ेगा, Q ड्यू टू स्फीयर कैसे निकालोगे, अभी थोड़ी देर पहले सिखाया है जो, वही पूरी अप्रोच है। क्या करो आप, एक शेल ये है, एक शेल ये है, आप यहाँ से x डिस्टेंस पे आओ और यहाँ पे एक पतली सी शेल काटो, एलिमेंटल शेल। बोलो समझ में आ रहा है ऐसा क्यों करना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि चार्ज डेंसिटी कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म। मेरा खुद कॉन्सेप्ट समझ में आया, मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट पे निकालेंगे, 2 पे लगाएंगे, इक्वेट कर देंगे, उससे जो भी होगा a की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट पे निकालना आसान था, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर Q बाई एप्सिलॉन नॉट से हो गया। सेकंड पे निकालने के लिए दिक्कत क्या है कि ये चार्ज तो पता है, पर ये चार्ज निकालना पड़ेगा। ये चार्ज निकालने का तरीका क्या है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम कर नहीं सकते, क्योंकि चार्ज डेंसिटी कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो यहाँ से हम x डिस्टेंस दूर आए और यहाँ पे हमने एक वही क्या बना ली, शेल बना ली, ठीक है। अप्रोच समझ में आ गई जो पिछली बार किया था। शेल की हम विड्थ कितनी रख लेंगे, dx रख लेंगे, क्लियर है। अब हम बोलेंगे कि dq चार्ज इनसाइड दिस शेल इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ एलिमेंटल शेल। रो इनटू वॉल्यूम ऑफ शेल क्या था, 4 पाई x स्क्वायर इनटू dx। रो की वैल्यू कितनी है, a बाई r, यहाँ r की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस जगह पे x, यानी a बाई x इनटू 4 पाई x स्क्वायर dx। बोले सही है। अब ये कितना हो जाएगा, x x कैंसिल होगा, 4 पाई a x dx, दिस इज dq। टोटल चार्ज चाहिए तो क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट कर दोगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ 4 पाई a x dx, कहां से कहां चाहिए। अब देखो कहां से कहां है चार्ज, क्या 0 से लेके b तक है, चार्ज इस बार a से b तक है, तो इंटीग्रेशन सिर्फ a से b तक होगा, ये बात ध्यान रखना। ये नहीं कि इस बार भी यहां से यहां इंटीग्रेट कर दिया, चार्ज तो सिर्फ इतने एरिया में है ना, तो शेल्स यहां कटेगी, यहां कटेगी, यहां कटेगी, a से b तक शेल कटेगी, यहां से यहां तक, तो a से b इंटीग्रेट कर दो, तो यहां से आपको q बिटवीन द स्फीयर्स की वैल्यू मिल जाएगी
कितनी मिलेगी, इसको इंटीग्रेट करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहीं पे लिख लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं इसको, ये मिटा लें हम। छोटू सा बोर्ड से बड़ा बोर्ड क्यों ले, पता नहीं इस पे इतना मजा आने लगा, यहाँ कर लेते हैं। हाँ, तो वो है q इज इक्वल्स टू 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, a कांस्टेंट, x dx का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाई 2, ऊपर वैल्यू है b, तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2, 2 से कट जाएगा, 2 पाई a b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। बोलो क्लियर? दिस इज द चार्ज बिटवीन द स्क्वायर्स। बोलो क्लियर? 4 पाई a बाहर लिया मैंने, x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, उस 2 से 4 कटा, 2 पाई है, फिर x स्क्वायर की जगह पहले b रखा तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब आसान है, e इंटू 4 पाई b स्क्वायर इज इक्वल्स टू q प्लस ये कितना है 2 पाई a b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इसको भी इधर भेज दो, E is equals to 4 pi b square, और ये पूरी कहानी। This is the second, this is the first। अब हम बोल रहे हैं यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ की बराबर होगी, तो इक्वेट कर दो, इक्वेट कर दो, मिटा दें इसको। अब इक्वेट कर दो, this should be equal to this, so E1 equal to E। E1 है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई a स्क्वायर, E2 है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q प्लस 2 पाई a b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, Q बाई a स्क्वायर, Q बाई b स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, so Q बाई a स्क्वायर माइनस Q बाई b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 पाई a b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। यहाँ से q इंटू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 पाई a b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ये कैंसिल, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, a इज इक्वल्स टू q अपॉन 2 पाई a स्क्वायर। क्लियर? तो कुछ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, कुछ सवाल करने का तरीका समझ में आया होगा, जैसे इस चार्ज इनसाइड निकालना नॉन यूनिफॉर्म के केस में, और इस क्वेश्चन करने का दूसरा तरीका भी बताया, उसमें भी ट्राई करो कि r डिस्टेंस पे आके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, उसमें q इनसाइड भी कैलकुलेट करना पड़ेगा इस तरह से इंटीग्रेट करके r तक, फिर उस इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफरेंशिएट कर दो r के रिस्पेक्ट में, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 तो 0। इस तरह की चीजें सोचनी पड़ती है और ये एनालिटिकल स्किल बढ़ता है अच्छे सवाल करने के लिए। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि मेरे वीडियो लेक्चर से आईटी नहीं क्लियर हो सकता, यू हैव टू सॉल्व एज मेनी नंबर ऑफ क्वेश्चन एज पॉसिबल, और उसी के लिए वेबसाइट पे आ रहे हैं असाइनमेंट्स, लगेंगे अभी 3-4 दिन, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।